नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि वहां पर जादू है, नशा है, लेकिन पिछले कुछ समय से बॉलीवुड ड्रग्स वाले नशे के कारण ज्यादा सुर्खियों में है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाली एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्री नवाब मलिक ने बेहद संगीन आरोप अब लगा दिए हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनुसूचित जाति कोटे से सरकारी नौकरी हासिल की है। आज इंडिया ये जानना चाहता है कि समीर वानखेड़े आखिर हैं क्या। वो अनुसूचित जाति से हैं, वो मुस्लिम हैं या फिर वो हिंदू हैं। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि आखिर समीर वानखेड़े से मंत्री नवाब मलिक की खुल्लम खुल्ला जंग की वजह क्या है। जबकि इंडिया यह भी जानना चाहता है कि भारत में कश्मीर के विलय के 74 साल पूरे होने पर उसका अब क्या हाल है। तो इंडिया जैसा चाहता है मैं उसी तरह से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इन दिनों निशाने पर हैं। मलिक पहले से वानखेड़े के अनुसूचित जाति के होने पर सवाल उठा चुके हैं, फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा चुके हैं। आरोपों की नई फहरिस्त नवाब मलिक ने आज भी जारी की। फिर आरोपों के साथ एक चिट्ठी आई जिसमें समीर वानखेड़े के साथ एनसीबी के कुछ और ऑफिसर्स पर संगीन आरोप लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। समीर दाऊद वानखेड़े बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में हैं और ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हैं। आरोप नंबर 1, वसूली। वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीजें सामने आएगी। आरोप नंबर 2, फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करना। जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। आरोप नंबर 3, गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? आरोप नंबर 4, एनसीबी अफसरों की गिरोहबंदी। दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी। क्रूज मामले के बाद हर रोज नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में एक खत जारी किया। उनका दावा है कि ये खत एनसीबी के किसी कर्मचारी ने उन्हें भेजा है। इस चिट्ठी में एनसीबी के अफसरों के नेक्सस का जिक्र है। आरोप लगाया गया है कि वसूली के लिए जानबूझकर एनसीबी के कुछ अफसर, जिसमें वानखेड़े भी शामिल हैं, बॉलीवुड के कलाकारों को फंसा रहे हैं। खत में 26 ऐसे मामलों का जिक्र है जिसमें झूठे केस बनाए गए और लोगों को फंसाया गया। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार पर आ चुकी है। समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में अब उनकी बहन और पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया है। नवाब मलिक ने खत जारी किया तो वानखेड़े की पत्नी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। एक लेटर आता है जो ट्विटर पे छप जाता है और इसके ऊपर पूरी ट्रोलिंग चालू हो जाती है और लोगों को ये पिक्चर दिखाई जाती है कि समीर वानखेड़े गलत है और एक फ्रॉड आदमी है, ये फर्जीवाड़ा है। ये क्या चल रहा है? अगर किसी ने साइन ही नहीं किया है तो इसका क्या महत्व है? इसका कोर्ट में कोई महत्व नहीं है।
क्रांति वानखेड़े का आरोप है कि कुछ लोग समीर वानखेड़े के काम से परेशान हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। दोनों तरफ से आरोप सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, सबूत तस्वीरें पेश की जा रही हैं, लेकिन कोर्ट जाने में पहले आप का खेल चल रहा है। बिल्कुल स्वागत है, कल जाइए, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 IPC, उनको अधिकार है। मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में अपना मामला लड़के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। सबूत है, अज्ञात पेपर आ जाते हैं, अननोन पेपर्स आ जाते हैं। उनको प्लीज मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि कोर्ट में जाइए, उनके पास इतने पुख्ता सबूत है, ये कोर्ट में जाइए। वी आर इट लेट इट बी, इफ ही हैज गॉट सो गुड प्रूफ्स, लेट इट बी इन द कोर्ट, वी विल आंसर इन द कोर्ट। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कोई नहीं जानता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में ड्रग्स केस पर चल रही कार्रवाई पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। हमारा मुल्क भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है या फिर मुसलमान या किसी और धर्म का। संविधान के आगे हर नागरिक बराबर है। समीर वानखेड़े पर जितना संगीन आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगा है, उसके बाद एनसीबी ने जांच इस पर बिठा दी है। हो सकता है कि समीर वानखेड़े बिल्कुल निर्दोष हो। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि जब तक एनसीबी की जांच पूरी नहीं होती, तब तक आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को खुद ही अलग हो जाना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था जब जरा सा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें इस्तीफा दे दिया था। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय हमको मिस कॉल के जरिए भेज सकते हैं। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे, कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। मेरी राय जो आपके लिए सवाल है, एक बार फिर आपके सामने पेश कर देता हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है, आर्यन ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े खुद ही अलग हो जाएं ताकि इस मामले की साफ सुथरे तरीके से जांच हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस समीर वानखेड़े पर यह घमासान मचा है, अब सवाल है कि वो हैं कौन। वो अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी हिंदू हैं, या फिर मुसलमान हैं। इसका जवाब जानने से पहले समीर वानखेड़े की फैमिली ट्री को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे और धर्म के लिहाज से वो हिंदू हैं, क्योंकि नाम तो ऐसा ही है उनका, वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े। उन्होंने शादी की जाहिदा बानो से, जो कि एक मुस्लिम महिला थी। उनकी तस्वीर हमको नहीं मिली, लेकिन ज्ञानदेव और जाहिदा बानो की शादी हुई थी। ज्ञानदेव वानखेड़े और जाहिदा बानो के 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम है यास्मीन और बेटे का नाम है समीर। यास्मीन वानखेड़े और बेटा समीर वानखेड़े, जो अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और इस आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अफसर हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते हैं, 2008 बैच के हैं। समीर ने 2006 में पेशे से डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ शादी की थी, जो शादी करीब 10 साल तक चली। लेकिन 2016 में समीर का तलाक शबाना से हो गया और उसके बाद समीर वानखेड़े ने मराठी फिल्मों की अभिनेत्री क्रांति रेडकर के साथ 2017 में शादी की, जिससे उनके 2 जुड़वा बेटियां हुई, जायदा और जिया। तो समीर वानखेड़े या ज्ञानदेव वानखेड़े के परिवार में आप देख सकते हैं हिंदू लोग भी हैं और मुस्लिम लोग भी हैं। जायदा बेन का नाम ले लीजिए या शबाना कुरैशी का नाम ले लीजिए, तो इस परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग हमको देखने को मिल रहे हैं इस फैमिली ट्री में। इस फैमिली ट्री को बात मैंने इसलिए आपको दिखाई ताकि विवाद को आप समझ सकें। इनके परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के लोग रहते हैं, साथ साथ हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिया है कि समीर खुद क्या हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी।
गणेश ठाकुर और रौनक कुकड़े ने ये रिपोर्ट फाइल की है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिससे कुछ और रहस्य गहरा जाते हैं। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। कौन है समीर वानखेड़े? क्या वो हिंदू हैं? क्या वो मुस्लिम हैं? वो अनुसूचित जाति के हैं या नहीं? ये सवाल नवाब मलिक के जारी किए बर्थ सर्टिफिकेट से उठ रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाए तो समीर वानखेड़े ने इसे लेकर सफाई दी। मेरे पिता हिंदू थे और मेरी मां मुस्लिम, इसीलिए मैं एक बहुधर्मी धर्मनिरपेक्ष परिवार का हिस्सा हूं। मैंने 2006 में शबाना कुरैशी से शादी की थी और आपसी सहमति से 2016 में हमारा तलाक हो गया। बाद में मैंने श्रीमती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी कर ली। दरअसल नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े के पिता ने मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम दाऊद हो गया था। समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उनकी पहली शादी भी मुस्लिम महिला से हुई। आरोप ये भी है कि समीर वानखेड़े ने आरक्षण का फायदा लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। कि ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं और मजगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जाहिदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। बेटे पर उंगली उठी तो पिता ज्ञानदेव वानखेड़े सामने आए और इन सारे आरोपों को खारिज किया। धर्मांतर किया ही नहीं, मेरा लव मैरिज है। मैंने दोनों ने मिलकर हमारे गवर्नमेंट की चीज में शादी किया। दोनों ही हम लोग एक दूसरे को से ना धर्मांतर किया ना नाम चेंज किया। ये कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हैं। ये मेरे मिसेस का एफिडेविट है, उस पे लिखा है नंबर 1 पे मिसेस जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े एज 43 जी। मैं उस टाइम में 43 इयर्स का था। मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने अपने परिवार का कास्ट सर्टिफिकेट, वंशावली, जन्म सर्टिफिकेट और परिवार की फोटो साझा की है। अपने पिता का 10वीं का सर्टिफिकेट भी जारी किया है जिसमें उनकी जाति का जिक्र है। खास बात यह है कि समीर वानखेड़े ने परिवार का जाति प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया लेकिन अपने नाम वाला सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टाफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। नवाब मलिक का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव का निकाहनामा भी लेकर आएंगे और उन पर भी फर्जीवाड़े की कार्रवाई की जाएगी। समीर वानखेड़े की पत्नी इन सारे आरोपों को नकार रही हैं। वो उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। यूपीएससी का मतलब आपको भी पता होगा, एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है और इतनी बड़ी एजेंसी को कोई भी गलत बता सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट, खुद का नाम, खुद का कास्ट सर्टिफिकेट, आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? समीर वानखेड़े, वल्द ज्ञानदेव या वल्द दाऊद को लेकर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का परिवार आमने सामने है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उनकी पहली शादी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हिंदू होना या मुस्लिम होना निजी आस्था का विषय है लेकिन यहाँ आरोप फर्जीवाड़े का है, नौकरी के लिए फर्जीवाड़े का। समीर वानखेड़े की जिंदगी के कई सफेद और स्याह पहलू हैं। एक तरफ वो हीरो लगते हैं तो दूसरी तरफ उनकी शख्सियत सवालों में भी घिर जाती है। अब आप वानखेड़े की शख्सियत के दोनों पहलुओं को जरा देखिए और खुद समझने की कोशिश करिए। एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बचाने या छुपाने वाले पर सेलिब्रिटीज पर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी जिनमें करीब 200 फिल्मी हस्तियां हैं जब इनकी पोस्टिंग वहां हुआ करती थी। तो वहीं वानखेड़े पर आरोप लगता है कि वो जानबूझकर बॉलीवुड के लोगों को टारगेट करते हैं। आखिर रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका पादुकोण तक अदालत में
वानखेड़े कुछ भी आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। आपको याद होगा सुशांत सिंह केस में जो ड्रग्स का मामला था, वो जांच एनसीबी जब करने बैठी तो उसके अधिकारी भी यही समीर वानखेड़े ही थे। वानखेड़े वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुंबई में 17,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे। वही आर्यन ड्रग्स केस में ही 25 करोड़ की लेन देन के मामले में उनका नाम उछाला प्रभाकर सैल नाम के एक शख्स ने। मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़ समीर वानखेड़े के नाम पर ही है, जबकि वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वो फर्जी दस्तावेजों से IRS अफसर बने हैं, जाति के सर्टिफिकेट गलत दिए गए हैं और यहां तक कि वो बॉलीवुड को जानबूझकर निशाना बनाते हैं ताकि वो उगाही कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि समीर वानखेड़े के नाम पर कई कामयाबियां दर्ज हैं, लेकिन आर्यन खान वाले मामले की जांच में वही वानखेड़े अब सवालों के घेरे में भी हैं कि जब तक एनसीबी की जांच पूरी नहीं होती, खासकर समीर वानखेड़े के पैसे लेने के मामले में उनकी उगाही के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तब तक आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को खुद ही अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आपकी राय से हम अवगत होते रहेंगे और स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इस कार्यक्रम के आखिर में आपको हम नतीजे भी दिखाएंगे, कितने सहमत हैं और कितने असहमत। आज 64% लोग मेरी राय से असहमत दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कश्मीर की। आज से ठीक 74 साल पहले कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। इन 74 वर्षों में कश्मीर बेहद उतार चढ़ाव से गुजरा है। अनुच्छेद 370 से लेकर उसको हटाए जाने तक और आतंक की गोलियों से लेकर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाइयों तक कश्मीर बदलाव के एक बड़े दौर से गुजरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे से आज ही वापस दिल्ली लौटे हैं। अब आइए दिखाते हैं कि 74 साल में हमारा कश्मीर कितना बदला और क्या है आज का उसका हाल। तो धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात मुगल शासक जहांगीर ने कही थी। तब से कश्मीर को जन्नत कहा जाने लगा और 74 साल पहले आज ही के दिन इस जन्नत का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। इन बीते बरसों में जम्मू कश्मीर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। आतंकवाद का सबसे बुरा और बड़ा दौर देखा। कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा। पत्थरबाजी की शक्ल में सड़क पर संग्राम देखा। 10 सालों का राष्ट्रपति शासन और कर्फ्यू देखा। लेकिन आज का कश्मीर धीरे धीरे आतंकवाद से अमन के रास्ते पर लौट रहा है। खतरा अब भी बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम गुलजार होती है और आम कश्मीरी का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार 3 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा किया। अमित शाह जम्मू के अलावा पुलवामा और गांदरबल जैसे उन इलाकों में रहे जो आतंकवाद के लिहाज से बेहद अस्थिर इलाके माने जाते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में ही सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और उसी पुलवामा में अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के कैंप में ही रात बिताई और जवानों के साथ डिनर भी किया। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। चाहे अलगाववादी हों या फिर जम्मू कश्मीर के पहली कतार के पॉलिटिशियन, कश्मीर के मुद्दे पर अब तक सब पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते आए हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि बात होगी तो आम कश्मीरी से, वो भी आमने सामने बैठकर। बात करनी है
तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। इसी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे भी हटवा दिए थे ताकि दिलों के दरमियान दूरियां न आ जाए। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के दौरे पर इसलिए भी जाना पड़ा कि पाकिस्तान 30 साल पुराने आतंक को दोहराने की साजिश रच रहा था। वैसे पाकिस्तानी साजिश तो 1947 से, यानी जब से दोनों मुल्क अलग अलग हुए, आज़ाद हुए, तब से चल रही है, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। इतिहास पे नजर डालते हैं। 1947-48 में आज़ादी के तुरंत बाद कबीलियाओं ने पाकिस्तान से युद्ध किया, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर चढ़ाव किया, लेकिन वहां पर उसको जमकर मुंह की खानी पड़ी। 1965 में फिर युद्ध किया और पाकिस्तान एक बार फिर हारा। 1971 में तीसरी बार लड़ना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गया। इस युद्ध में न सिर्फ उसको हारना पड़ा बल्कि उसके 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान ने करगिल का युद्ध 1999 में किया, जिसमें फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा। जब पाकिस्तान ने देखा कि आमने सामने के युद्ध में वो भारत से लड़ नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा, तो वो छद्म युद्ध पर आ गया, यानी छुपकर आतंकवाद को सपोर्ट करने लगा। 1988 से पाकिस्तानी आतंक की साजिश में कश्मीर झुलसता रहा है और तब से अब तक करीब 33 सालों में हमारे 14,352 मासूम नागरिकों की आतंकियों ने हत्या की है। 6,398 जवानों ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत भी दी है और उनकी बंदूकों से 23,572 आतंकियों का काम भी तमाम किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की आंखों में क्यों खटकता है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर चोरी से हमला बोला था। तब भारत ने कश्मीर की रक्षा की, जिसके कारण आज ही के दिन 1947 में कश्मीर का भारत में विलय हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। आप देखिए इतिहास की तारीखों को टटोलती हमारी एक और खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के करीब 2 महीने ही हुए थे कि पाकिस्तान ने कबायलियों की शक्ल में कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि हरि सिंह की सेना टिक नहीं सकी और दहशतगर्द बारामूला तक आ पहुंचे। जम्मू कश्मीर में हर ओर हाहाकार मचा था। कबायली श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे और किसी भी वक्त वो श्रीनगर पर चढ़ाई कर देते। इधर श्रीनगर में बैठे हरि सिंह दिल्ली से सैन्य मदद मांग रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई गई। 25 अक्टूबर को रियासती मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचे। मेनन के कहने पर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर को पूरे परिवार के साथ जम्मू आ गए और इसी दिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में विलय के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। बंटवारे के 72 दिन के ही भीतर जम्मू कश्मीर भारत का हुआ और विलय के अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित राय की अगुवाई में भारतीय सेना की टुकड़ी विशेष विमान से श्रीनगर पहुंच गई और कबायलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। भारतीय सेना के पैर जैसे ही कश्मीर की धरती पर पड़े, कबायलियों के पैर उखड़ने लगे। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी और कश्मीर को हड़पने के पाकिस्तान के मंसूबे पस्त हो रहे थे। इस बीच कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया।
जब सीज फायर हुआ उस वक्त तक सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को खदेड़ दिया था। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं कश्मीर की कहानी इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर सिर्फ भारत का मस्तक ही नहीं है, बल्कि भारत की आन बान और शान कश्मीर से जुड़ी हुई है। मैं इसलिए भी इस कश्मीर कथा को याद कर रहा हूं कि आज ही के दिन वो भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। जी हाँ, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था जो करीब साल भर तक चलता रहा। 31 दिसंबर 1948 से स्थिति यह है कि 2/3 हिस्सा भारत के पास है और 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 बना। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट 1952 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जुड़ा, जिसमें स्थायी निवासियों की परिभाषा तय कर दी गई। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हुई और विधानसभा बनी। 1962 में लद्दाख के अक्सई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। उधर मई 1965 में कश्मीर में सदर रियासत और वजीर आजम का पद खत्म कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद कायम किया गया, जैसा देश के दूसरे राज्यों में है। 5 जुलाई 1990 को जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू हुआ, जिससे कानून व्यवस्था का जिम्मा सेना को मिल गया। अफ्स्पा लागू होने के बाद 3.5 लाख पंडितों ने घाटी छोड़ी। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया और राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में अब हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है ताकि वहां पर जल्द विधानसभा चुनाव हो सके। चुनाव से याद आया कि कल बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि कल लालू यादव प्रचार करने जा रहे हैं। 3 साल तक सलाखों के पीछे रहने के बाद लालू का यह पहला चुनाव प्रचार होगा। लालू का राज में आलू का बेमाना हुआ। लालू का राज में आलू का रंगीन टीवी और दूसरा आइटम लैपटॉप दें। चाहे बैंक कभी हो, हाथ कभी हो या कभी हो, लालू यादव उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। लालू यादव वो शख्स जो अपने बयानों से ही महफिल लूट लेते हैं और 3 साल बाद लालू का ये अंदाज बुधवार को फिर से दिखेगा जब वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचेंगे। और कल की पिक्चर कैसी होने वाली है, इसका ट्रेलर लालू ने अभी से दिखा दिया है। मैं अस्वस्थ था, 2 इलेक्शन तो मिस कर गया पहले वाला, अब बाई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जनता का मोह, बिहार वासियों का मोह हमको खींच के लाया। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। लालू विरोधियों के विसर्जन के मकसद से चुनावी मंच पर उतरेंगे तो निशाने पर नीतीश होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जब यही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। चारा घोटाले का दोषी पाए जाने पर अदालत ने लालू यादव को 14 सालों की सजा सुनाई है। 3 साल जेल में रहने के बाद वो बेल पर रिहा हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बेल पर रहते हुए वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जब लालू जी को अदालत ने जमानत पर रिहा करा तो अदालत ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि उनको चुनावी प्रचार करने पर कोई रोके, और ना ही कोई ऐसा कानून है कि जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम जमानत पर रिहा होने के बाद प्रचार नहीं कर सकता।
तो कानूनी तौर पर कोई बाधा नहीं है। लालू यादव ऐलान कर चुके हैं कि बुधवार को वो चुनावी मंच संभालेंगे, आरजेडी के लिए वोट मांगेंगे और इस दौरान वो नीतीश कुमार पर तंज ना कसें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीतीश और लालू यादव के बीच लड़ाई नाक की भी है, लेकिन जनता पर किसका जलवा चलेगा इसका फैसला 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान में पता चलेगा। जीत किसकी हुई इसका ऐलान 2 नवंबर को होगा। तो कल क्या बोलेंगे लालू, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि रोज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप मास्क जरूर पहनिएगा। कोरोना से बचाव के लिए ये मास्क आज भी बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपके लिए काफी समय से #मास्कअपइंडिया नाम की अभियान को चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए, जैसे कि आप तमाम लोगों ने भेजी है। आप जब अपनी तस्वीर हमको भेजेंगे मास्क वाली, तो हम यहाँ इंडिया चाहता में दिखाएंगे। सीधा सा मकसद है आपकी तस्वीर को दिखाकर दूसरे लोगों को प्रेरित करना कि वो भी मास्क ज़रूर पहने। आप भी जब मास्क पहने और जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको समझाएं कि मास्क ज़रूरी है। अब ब्रेक पर जाने से पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय मैं दोहराना चाहता हूँ। राय बहुत साफ है कि जब तक एनसीबी की जांच समीर वानखेड़े पर पूरी नहीं हो जाती, तब तक आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को खुद ही अलग हो जाना चाहिए। अभी तक केवल 33% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 67% असहमत हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो न सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे इस पोल के, बल्कि आज का शब्द भी होगा और आपका फेवरेट गीत भी होगा। आप देखते रहिए, इंडिया चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।